हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 जीव जनन कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनन प्रक्रिया, मनुष्यों के अंदर जनन किस प्रकार से होता है। इससे पहले की क्लास में हमने मानव के नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र को अध्ययन कर लिया था। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए स्टूडेंट, जनन प्रक्रिया, मानव के अंदर जो जनन प्रक्रिया होती है उसमें मेनली 2 प्रोसेस होते हैं। यह जो जनन संपन्न होता है यह मादा में संपन्न होता है। मादा यानी मादा का जो हमने जनन तंत्र पढ़ा था उसके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। देखिए, जब अंड का निषेचन नहीं हो या जब अंड का निषेचन हो जाए। देखिए, जनन कब होगा? जब अंड का निषेचन होगा। जब अंड का निषेचन नहीं होगा यानी जो अंडाणु है वो शुक्राणु से नहीं मिलेगा, तब अंड का निषेचन नहीं होगा, और जब वो मिल जाएंगे तब निषेचन होगा। तो हम देखिए, हमने मादा जनन तंत्र में अध्ययन किया था कि गर्भाशय में 2 अंडाशय होते हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक अंडाशय हर माह एक अंड का उत्सर्जन करता है। तो अब देखिए क्या होता है कि अंडाशय जो अंड का उत्सर्जन करता है वो फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, अब मान लो उसको शुक्राणु नहीं मिला, ठीक है, निषेचन के लिए, लेकिन गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय ये सोचता है, एक तरह से मानिए कि गर्भाशय को यूँ लगता है कि हाँ अंड आ गया है, अब इसे शुक्राणु मिल जाएगा, अब मैं भ्रूण के लिए तैयारी कर लूँ, है ना, इस प्रकार का सिस्टम। तो होता क्या है कि अंडाशय प्रति माह एक अंड का मोचन करता है। यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। यानी अंड कोशिका, अंडाणु जो आ गया वो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा तो वो 1 दिन तक जीवित रह सकता है। और हर माह क्या होता है कि एक अंडाणु का निषेचन होता है। ठीक है, प्रति माह एक अंड, या तो लेफ्ट या राइट से आपको बताया था, एक अंड निकलता है। निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की अंतःभित्ति मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। यानी निषेचित अंड यानी अंड के साथ मान लो शुक्राणु मिल गया तो उसके लिए गर्भाशय क्या करता है, प्रिपेयर होता है कि हाँ मिल जाएगा, तो प्रिपेयर हो जाता है। परंतु क्या होता है, निषेचन की अवस्था नहीं होने पर यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। यानी अंड का अब निषेचन तो हुआ नहीं, तो वो भित्ति किस काम की है ना, गर्भाशय के अंदर की जो भित्ति बन गई है, जो रक्त की मांसल भित्ति, स्पंजी भित्ति बन जाती है, वो कोई काम की नहीं रहेगी। वो काम की नहीं रहती है तो वो धीरे धीरे टूटकर बाहर निकल आते हैं, और इस प्रक्रिया को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। यानी जो पीरियड्स होते हैं वो इसी कारण से होते हैं। इस एक चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है, वह अवधि लगभग 2 से 8 दिन तक होती है। क्योंकि देखिए गर्भाशय पूरा प्रिपेयर रहता है ना, कि अंड का निषेचन हो जाएगा, अब भ्रूण के लिए प्रिपेयर रहा जाए। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, 1 मास का समय लग जाता है, और जब निषेचित अंड नहीं होता तो ऋतुस्राव शुरू हो जाएगा, जो लगभग 2 से 8 दिन तक चलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस कब होती है कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है, यानी अंडाशय के साथ शुक्राणु नहीं मिलता है, तब ये प्रोसेस चलती है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं, या ये क्यों होता है, या अंड का निषेचन नहीं हो तो क्या प्रोसेस होती है, तो ये सिस्टम रहता है। अब हम पढ़ते हैं कि यदि अंड का निषेचन हो जाए यानी अंडाणु को शुक्राणु मिल जाए तब क्या सिस्टम रहेगा। देखिए स्टूडेंट, कि जब अंड का निषेचन हो यानी शुक्राणु अंड कोशिका से मिल जाए। देखिए, जब मैथुन के द्वारा शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं तो शुक्राणु गति कर अंडवाहिका तक पहुंचते हैं व अंड कोशिका से मिल सकते हैं, और इस प्रकार शुक्राणु व अंड कोशिका द्वारा निषेचन संपन्न होता है। हमने लैंगिक जनन में पढ़ा था कि नर और मादा दोनों की जो जनन कोशिका है वो मिल जाएगी, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद निषेचित अंडाशय गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। मादा गर्भाशय प्रति माह भ्रूण को ग्रहण करने हेतु व पोषण हेतु तैयार रहता है। हमने पढ़ा था कि जब अंड का निषेचन नहीं होता, उसमें पढ़ा था कि गर्भाशय की जो भित्ति है वो हर माह तैयारी करती है निषेचित अंड की प्राप्ति के लिए। प्राप्त नहीं होता तो ऋतुस्राव हो जाता है। अगर प्राप्त हो जाए तो उसमें भ्रूण को ग्रहण और पोषण करने के लिए पहले से प्रिपरेशन रहती है, और इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है। भ्रूण पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, जब अंड का निषेचन हो जाता है तो भ्रूण
बन जाता है और भ्रूण से ही एक नए जीव का जनन होता है। अब देखिए कि भ्रूण किस प्रकार से वृद्धि करेगा। देखिए भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। आपने बेबी देखा होगा तो उसकी एक नाल होती है ना। तो वो भ्रूण क्या करता है, ऐसे खाना तो खाता नहीं है, खाना तो उसकी मदर खाएगी, वो उस बेबी तक पहुंचता है, भ्रूण तक पहुंचता है। तो वह किसके माध्यम से पहुंचता है, वो रुधिर से पोषण लेता है और इस प्लेसेंटा के द्वारा उसके अंदर ट्रांसफ़र होता है। ये एक तस्तिनुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं, ठीक है। मादा के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, यानी जो गर्भाशय की जो कोशिका है, गर्भाशय के जो ऊतक है, उसमें यूँ आप एक सुई टाइप की संरचना मान लो। वो संरचना क्या करती है, इस प्लेसेंटा के अंदर धसी हुई रहती है, ठीक है। इस गर्भाशय की भित्ति में धसी हुई रहती है और भ्रूण की ओर उसमें प्रवर्ध होते हैं, यानी भ्रूण की तरफ एक निडल टाइप कर लो, भ्रूण की तरफ के ऊतक रहते हैं जिससे वो भ्रूण में ग्लूकोज हुआ, जैसे ऑक्सीजन हुआ, अन्य जो भी भ्रूण के पोषण के लिए चीज़ें चाहिए वो ट्रांसफ़र होती रहती है। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी प्लेसेंटा के माध्यम से रुधिर में स्थानांतरित होता है। यानी जो भी भ्रूण के अंदर अपशिष्ट बचा, देखिए उसको भोजन जा रहा है तो उसमें अपशिष्ट तो बनेगा ही, तो वो अपशिष्ट क्या होता है, इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही जो उसकी मदर है, मादा है, उसके अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है। गर्भ को विकसित होने में 9 माह का समय लगता है, ठीक है। पूर्ण परिपक्व 9 माह की अवधि है, कई बार अपरिपक्व जैसे 8 माह का बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो पूर्ण गर्भ को विकसित होने में 9 माह का समय लगता है और पूर्ण विकास के पश्चात गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। यानी गर्भाशय में 9 मंथ का जब वो बच्चा प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद गर्भाशय की जो पेशीय गतियाँ हैं उन्हीं के संकुचन से शिशु का जन्म हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था मनुष्य के अंदर जनन प्रक्रिया। सिंपल प्रोसेस है। अगर अंड का निषेचन नहीं होता तो ऋतुस्राव या पीरियड्स हो जाएंगे, और जब अंड का निषेचन होगा तो भ्रूण विकसित होगा और बच्चे का विकास होगा। तो ये तो था स्टूडेंट मनुष्य के अंदर जनन प्रक्रिया। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। अब हमने ये जाना लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता 13-14 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाती है, यानी 13-14 वर्ष की उम्र में क्या होता है, अंड परिपक्व होने लग जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसका शरीर जनन के लिए प्रिपेयर है, ठीक है। शादी के लिए भी उम्र कितनी वर्ष मानी गई, 18 वर्ष, यानी कुछ माह उसका शरीर भ्रूण के पोषण के लिए परिपक्व हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल ये नहीं है कि अंड का निषेचन हो रहा है, इसका मतलब वो गर्भधारण के लिए तैयार है। इसलिए लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक विकास है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर बढ़ गया है तो उसकी लैंगिक परिपक्वता भी बढ़ गई है, ठीक है। इसीलिए संतानोत्पत्ति करते हैं उसके लिए एक निश्चित आयु, अच्छा स्वास्थ्य बहुत ही अधिक मैटर करते हैं, क्योंकि एक नया जीव जनन करता है तो उसके लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है उसके पोषण के लिए, नहीं तो वो कुपोषित रह जाएगा, विकलांग पैदा होगा। तो इसके लिए एक अच्छी उम्र में गर्भाधारण करना सही रहता है। तो देखिए इसी का संबंध है जनन स्वास्थ्य से, यानी जो पर्सनल हाइजीन है वो अच्छा होना चाहिए। कि लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है, इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर या मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य है, ठीक है। यानी मैंने बताया कि जरूरी नहीं है यदि 13-14 वर्ष की उम्र में यदि ऋतुस्राव होता है तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अब वो गर्भधारण के लिए तैयार है। उसकी गर्भाशय जरूर परिपक्व होता है, गर्भाशय जरूर तैयारी करता है, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यह आयु गर्भधारण की नहीं होती है। इसके लिए हमें यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना होगा। जैसे हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रोगों का संचरण हो सकता है। जो निषेचन की क्रिया है उसमें शुक्राणु मादा के शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं तो शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इससे अनेक लैंगिक रोगों का भी संचरण हो सकता है। ऐसे ही कुछ यौन संचरित रोग हैं जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, या अन्य वायरस संक्रमित कोई भी रोग है, मस्सा, HIV, एड्स, ये असुरक्षित यौन क्रियाओं से भी हो सकते हैं। इसलिए जनन स्वास्थ्य पर्सनल हाइजीन की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो इन्हें रोकने के लिए लैंगिक क्रियाओं के दौरान निरोध का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनके उपयोग से यौन संचरित रोगों से बचा जा सकता है। अब देखिए जो यौन क्रिया होती है उसके गर्भाधारण की संभावना सदैव ही बनी रहती है, और यदि हर बार गर्भाधारण हो स्त्री का शरीर और स्वास्थ्य दोनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और
अगर हर बार गर्भाधारण हो तो जनसंख्या विस्फोट भी हो सकता है। तो इसीलिए जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए या अपने परिवार की मांग आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चे दो ही अच्छे का टैग चलता ही है, ठीक है, परिवार नियोजन के जो उपाय हैं, तो उसी लिए गर्भ निरोध के कुछ उपाय भी अपनाए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि कौन से ऐसे उपाय हैं जो गर्भाधारण को रोक सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, गर्भधारण रोकने के उपाय या गर्भ निरोध की विधियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर बार अगर गर्भाधारण हो तो एक तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, दूसरा परिवार पे भी इसका बहुत अधिक विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो बढ़ती आजकल महंगाई का दौर है तो उनका पालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इतने अधिक बच्चे पैदा करने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। गर्भ निरोध के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं, वो देखते हैं हम। फर्स्ट देखिए कि यह तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके, इसलिए शिशन आवरण या निरोध या योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि अगर अंडाणु से शुक्राणु मिलेगा तभी निषेचन होगा। अब ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए कि जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक पहुंचे ही नहीं, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे गर्भधारण नहीं होगा। तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, शिशन आवरण निरोध का, या कुछ योनि में रखने वाली ऐसी युक्तियाँ आती हैं जिनकी वजह से शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है। सेकंड बात करते हैं कि शरीर में कुछ हार्मोन संतुलन में परिवर्तन कर अंड मोचन को रोककर गर्भाधारण रोका जा सकता है ताकि निषेचन न हो, परंतु ये हार्मोन असंतुलित करती है, इसके अनेक विपरीत प्रभाव भी दिखते हैं। जैसे मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, ये जनन के अंदर बहुत अधिक सहायक होते हैं, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी पिल्स या मेडिसिन मिलती हैं जिससे क्या होता है कि अंड का मोचन नहीं होता, अंड मोचन रुक जाता है। अब अंड मोचन नहीं होगा, शुक्राणु अंड कोशिका से नहीं मिल पाएगा तो निषेचन नहीं होगा। परंतु देखिए ऐसे पिल्स, ऐसे टैबलेट्स का यूज़ करना बहुत ही अधिक हानिकारक होता है। इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन को क्या कर देंगी, असंतुलित कर देंगे। भी हार्मोन जो नेचुरल प्रोसेस बॉडी में चल रहा है उसको क्या करेंगी, ये अनबैलेंस करेंगी। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है इसके लॉन्ग टर्म में बहुत अधिक दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। थर्ड है देखिए, कुछ शल्य क्रिया तकनीक द्वारा लूप या कॉपर को गर्भाशय में स्थापित कर गर्भाधारण रोका जा सकता है। ऑपरेशन के द्वारा ये लूप या कॉपर को गर्भाशय में फिट कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच सके। तो कुछ सिंपल ऑपरेशन के द्वारा भी गर्भाधारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट फोर्थ है कि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर शुक्राणु स्थानांतरण रोककर अथवा स्त्री की अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड को गर्भाशय तक न लाकर भी निषेचन रोका जा सकता है। यानी ऑपरेशन से इस प्रकार का सिस्टम कर दिया जाए कि जो फैलोपियन ट्यूब है या तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए या शुक्र वाहिकाएं जो शुक्राणु को निष्कासित कर रही हैं वहाँ पर कोई ब्लॉकेज कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुँच पाएगा और निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये भविष्य के लिए थोड़ी पूर्णतः सुरक्षित तकनीक है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत ही अच्छे डॉक्टर की और बहुत ही अधिक सावधानी की जरूरत होती है ताकि असावधानी पूर्वक कोई संक्रमण नहीं हो पाए और कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हुए। और लेकिन क्या होता है कि इन विधियों में एक बेनिफिट ये भी है कि जब गर्भाधारण करने की इच्छा हो, मेंटली और फिजिकली रूप से प्रिपेयर हो, तो आप इन युक्तियों को ऑपरेशन के द्वारा हटा भी सकते हैं और गर्भधारण कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इन तकनीक का थोड़ा दुरुपयोग भी किया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जैसे कन्या भ्रूण हत्या की जाती है। भ्रूण का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण कर लिया जाता है और समाज में यही है कि लड़के के प्रति आकर्षण है कि लड़का होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं, भ्रूण परीक्षण करते हैं। अगर भ्रूण में लड़की है तो वो उसे मार देते हैं, गर्भपात कर दिया जाता है। देखिए हमारे देश में भ्रूण लिंग का परीक्षण करना एक कानूनी अपराध है। इन जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इनका कई बार गैर कानूनी तरीके से भी यूज़ किया जाता है। गर्भपात क्या होता है कि शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाना गर्भपात है। गैर कानूनी रूप से मादा गर्भ के चयनात्मक लिंग हेतु गर्भपात किया जाता है। अब देखिए इस समाज में ये भी भ्रांति है कि कन्या जन्म के लिए लड़की ही उत्तरदायी है, लेकिन आपने पढ़ा कि पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं। Y गुणसूत्र जब जाएगा तब पुत्र होगा, X गुणसूत्र जाएगा तब पुत्री होगा। तो जो लिंग है उसके लिए कौन उत्तरदायी हुआ, पुरुष उत्तरदायी हुआ।
लेकिन फिर भी क्या होता है, महिलाओं को इस दृष्टि से देखा जाता है और अनचाहे गर्भ को हटाने के लिए उनका गर्भपात भी किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं, जिस भ्रूण के लिए, जिस गर्भ के लिए बॉडी प्रिपेयर हो रही थी, अब उसको हटा दिया जाता है तो उसके हार्मोन, उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर कितना अधिक दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसलिए गर्भपात नहीं कराना चाहिए। हाँ, गर्भ निरोध की विधियाँ जरूर अपनानी चाहिए कि समाज में जन्म दर और मृत्यु दर का आंकड़ा बिल्कुल चलता रहे। जनसंख्या की जो आजकल हम देख सकते हैं कि जनसंख्या अनकंट्रोल रूप से बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोध की विधियाँ जरूर अपनाई जानी चाहिए, लेकिन गर्भपात जैसा दुष्कृत्य नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये था चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारे पास में कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन हमने पढ़ा था एकल जीवों में होता है। तो देखिए अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, द्विखंडन। यीस्ट है, यीस्ट में बिल्कुल मुकुलन होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कौन था, मलेरिया का परजीवी, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, बहुखंडन पाया जाता है। और लेशमानिया, किसका, काले जार का रोगाणु, तो इसके अंदर भी कौन सा होता है, द्विखंडन। तो देखिए अमीबा, प्लाज्मोडियम, लेशमानियन, इनमें क्या होता है, विखंडन होता है। यीस्ट में क्या होगा, मुकुलन होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यीस्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, मादा जनन तंत्र देखिए, अंडाशय बिल्कुल है, गर्भाशय बिल्कुल है, शुक्रवाहिका है क्या, बिल्कुल नहीं। शुक्रवाहिका किस में होती है, नर जनन तंत्र में होती है। और डिंब वाहिनी या अंडवाहिनी बोल सकते हैं, फलोपियन ट्यूब, वो किस में पाई जाती है, मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पराग कोश में होते हैं। पुष्प की संरचना याद कीजिए, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो देखिए बाह्य दल बाहर की साइड होते हैं, अंडाशय स्त्री केसर का भाग है, अंडप स्त्री केसर का भाग है, परागकण किसका भाग है, पुंकेसर का। और उसमें क्या होते हैं, परागकोश होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, परागकण सही हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। देखिए अलैंगिक जनन होता है तो वो एकल जीव के कारण होता है, तो उससे इतनी विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, अब मान लो कोई चेंजेज हो तो क्या होगा, वो जीव नष्ट हो जाएगा। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नताएं अत्यधिक होती है। नई जैसे चेंज होता है एनवायरनमेंट में, उस नए चेंज के अकॉर्डिंग वो जीव सेट हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, लैंगिक जनन के अत्यधिक लाभ हैं। आप इसका उत्तर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ देखिए कि मानव में वृषण के क्या कार्य है। ये हमने पढ़ लिया, इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए वृषण क्या करता है, शुक्राणुओं को बनाता है। ठीक है, मानव में जो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र का भाग है वृषण, वृषण के द्वारा ही शुक्राणुओं का बनता है। ये कुछ गौण लैंगिक लक्षण है उनको भी उत्पन्न करता है, और साथ में जो नर के हार्मोन है उनको भी ये बैलेंस करता है। शुक्राणुओं को पोषण भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो मानव में वृषण के काफ़ी कार्य हैं। आप इसका उत्तर चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी हमने इसको नर जनन तंत्र में कवर कर ही लिया है। 6 देखिए, ऋतुस्राव क्यों होता है या रजोधर्म क्यों होता है। क्यों, क्योंकि जब अंडाशय जो है वो अंड का मोचन करेगा, वो अंड अगर निषेचित नहीं हो तो क्या होता है, ऋतुस्राव होता है। क्योंकि अंड के निषेचन उसके लिए गर्भाशय तैयारी करता है, लेकिन तैयार होने से क्या हुआ, उसका निषेचन हुआ नहीं, तो अब उस रक्त की जो भित्ति है, जो म्यूकस है, उसका कोई यूज़ नहीं रहा, तो वो निष्कासित होता है। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, ऋतुस्राव कहलाती है। नेक्स्ट है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमने पुष्प की संरचना पढ़ी थी, आप ये डायग्राम बना सकते हैं, बाकी ये हमने कवर कर ही लिया है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, गर्भ निरोधन की विधियां कौन कौन सी है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यांत्रिक अवरोध निरोध का यूज़ करके गर्भाधारण को कुछ शल्य क्रियाओं के द्वारा भी रोका जा सकता है, कि जैसे लूप या कोपर्टी है, इन्हें स्थापित कर लीजिए तो गर्भधारण नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं, 4 पॉइंट्स हैं, काफ़ी अच्छे हैं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए कि एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। देखिए एक कोशिक जो जीव हैं, जैसे अमीबा हुआ,
स्पाइरोगायरा हुआ, इनके अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है, जैसा जनक था वैसा ही उसकी संतति प्राप्त होगी। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, देखिए जनन लैंगिक भी हो सकता है और अलैंगिक भी हो सकता है, और इसमें विविधताएं काफ़ी अधिक होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए कि जनन किसी स्पीशीज़ की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। हमने शुरू में पढ़ा था जनन और विभिन्नता, है ना। कि जनन जो है वो जैव प्रक्रम का भाग नहीं है, यानी जनन नहीं करेंगे तो उससे कोई हानि होने वाली नहीं है। लेकिन अगर जनन करेंगे ही नहीं तो स्पीशीज खत्म हो सकती है, ठीक है। जनन हो ही ना तो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। इसके लिए क्या होता है कि जनन स्थायित्व के लिए आवश्यक है। इसमें डीएनए की जो प्रतिकृति बनती है उससे विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है, जो भी स्पीशीज़ के स्थायित्व के लिए आवश्यक है। फिर धीरे धीरे हम देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वैसे वैसे हमारी बॉडी वैसे उसके अकॉर्डिंग अनुकूलित होती जा रही है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट 11th और लास्ट क्वेश्चन देखिए कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए ये युक्ति आज के टाइम में बहुत अधिक आवश्यक है, गर्भ निरोधक युक्तियों का अपनाना। देखिए गर्भ निरोधक युक्तियों को अपनाकर हम गर्भ धारण को रोक सकते हैं, ठीक है, जिससे जनसंख्या भी बैलेंस रह सकती है, प्रॉपर सबको सुविधाएं मिल सकती हैं। अब जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो हमें पता है संसाधनों की भी कमी हो गई है, उस वजह से एनवायरनमेंट भी पोल्यूटेड हुआ है। तो गर्भ धारण से क्या होगा, थोड़ा जनसंख्या पे कंट्रोल रहेगा, जनसंख्या पे कंट्रोल रहेगा तो लाइफस्टाइल बेटर हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने जाना जनन की प्रक्रिया को, और साथ ही हमने जाना कि जनन स्वास्थ्य की क्या महत्व है, और इसी के साथ हमारे बायोलॉजी पोर्शन के भी चारों चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम केमिस्ट्री पोर्शन शुरू करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।